स्वागत है हमारे चैनल स्टूडेंट फाउंडेशन में। आज हम लोग कक्षा 7वीं की गणित का अध्ययन करेंगे और कक्षा 7वीं की गणित का जो पहला अध्याय है पूर्णांक है इंटीजर, और हम इसी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले वीडियो हम बता चुके हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, अंक क्या होते हैं, संख्याओं के प्रकार भी बता चुके हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो पिछली कक्षाओं के से ही जोड़कर हम लोग कुछ कक्षा 7वीं की जो मैथ है इसको स्टार्ट करते हैं। और पहला चैप्टर पूर्णांक है। तो पूर्णांक को अगर हम लोग शब्द से ही देख लें और पूर्णांक को हम अगर उसका संधि विच्छेद करें, दो शब्दांशों में अगर तोड़ लें तो पूर्ण धन अंक बनता है। पूर्ण धन अंक जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा अंक जो कि पूरा हो, ऐसा अंक जो कि पूरा हो। जैसे कि 5 हो गया, 5 एक पूरा अंक है, लेकिन अगर यहीं पे 5.5 लिख दिया जाए तो यह एक आंशिक अंक है, यह पूर्ण अंक नहीं है। तो पूर्णांक 5 हुआ, न कि 5.5। तो ऐसे आंशिक और पूर्ण अंक में यह अंतर होता है। और इसकी परिभाषा अगर हम बता दें तो परिभाषाएं कई होती हैं। तो एक परिभाषा मैं बता दे रहा हूं कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के परिवार को पूर्णांक कहते हैं। और इसकी एक परिभाषा और कि पूर्ण संख्याओं को ही अगर उनका ऋणात्मक रूप दे दिया जाए, पूर्ण संख्याओं को ही अगर उनका ऋणात्मक रूप दे दिया जाए तो सभी पूर्ण संख्याएं और उनका ऋणात्मक रूप ही पूर्णांक कहलाता है। और हम लोग जानते हैं कि 0 ऐसी संख्या है जो न धन होती है न ऋण होती है, यानी न धनात्मक उसको कहा जा सकता है, न ऋणात्मक कहा जा सकता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। यह 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चली जाती है। शून्य पूर्णांक है। तो शून्य एक स्पेशल नंबर है और यह एक स्पेशल पूर्णांक है। शून्य ये न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? अगर प्राकृतिक संख्याओं के ही आगे हम लोग ऋण चिन्ह का प्रयोग करें तो वह ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। आगे हम लोगों को पूर्णांकों का योग पढ़ना है। तो पूर्णांकों के योग में 3 रूल है, 3 नियम है। अगर इन 3 नियमों को अगर हम लोग ध्यान से समझ लिया जाए तो हम लोगों को पूर्णांकों के योग में योग की जो प्रक्रिया है इसमें हम लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला नियम है हमारा कि 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ना। कैसे जोड़ा जाता है 2 धनात्मक पूर्णांकों को? अगर 2 धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं तो उनको आपस में आप जोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे 5 धन 7 है तो इसको आपस में जोड़ दीजिए। इसके आगे कोई भी चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी इन सब के जो मान होते हैं, यानी कि 5, ये मान 5 है, इसका 5 और 7 को जोड़ दिए, इसका मान 12 हो गया। इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि धन चिन्ह हमेशा सभी प्राकृतिक संख्याओं के आगे छुपा होता है, उसे लगाया नहीं जाता है। दूसरा नियम है कि अगर हमें 2 ऋण संख्याओं को जोड़ना है, अगर हमें 2 ऋण संख्याओं को जोड़ना है तो उनके मानों को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। यानी कि अगर यहां पे -5 धन -7 है तो इनके मानों को, ये चिन्ह को अभी हम लोग नजरअंदाज करके इनके मानों को जोड़ लेंगे। मानों को जोड़ने के बाद हमारा 12 आया और बाद में हम लोग इस जो ऋण चिन्ह है इसी को लगा देंगे। यहाँ ये योग की हम प्रक्रिया बता रहे हैं। तो योग की प्रक्रिया में अगर 2 ऋण संख्याएं और उनको जोड़ना है तो दोनों ऋण संख्याओं के मानों को हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम ऋण चिन्ह लगा देते हैं। और सबसे जो प्रॉब्लम करती है जोड़ में, जब जो रूल नंबर 3 है कि जब एक संख्या
पॉजिटिव होती है और एक संख्या निगेटिव होती है, यानी एक ऋणात्मक होती है संख्या और एक धनात्मक। सबसे अधिक बच्चे लोग यहीं पे फंसते हैं थोड़ा सा, जो कि कक्षा 6-7 के बच्चे होते हैं। जैसे क्या है कि एक संख्या -7 है और इसमें जोड़ना है 12, तो यहां पर विपरीत चिन्ह हो गए, 7 के आगे ऋण है, 12 के आगे धन है। तो ऐसी प्रक्रिया में या ऐसी प्रोसेस में हम लोग मान को, यानी जो बड़ा मान होता है उसमें से छोटा मान क्या करते हैं, घटाते हैं। बड़े मान में से इस धन और ऋण चिन्ह की उपेक्षा कर देते हैं कुछ देर के लिए, यानी कि इन सबको नजरअंदाज कर देते हैं। बड़े मान में से छोटे मान को घटा देते हैं, यानी 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएगा, और चिन्ह वही लगता है जो कि बड़े अंक के सामने है। तो 12 के आगे धन चिन्ह है तो यहां पर भी धन चिन्ह लगेगा। और हमने बताया अभी कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके आगे धन छुपा होता है, नहीं लगता है। धन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक हमारा 3 नियम है। तीनों नियमों को ध्यान से एक बार और हम बता दे रहे हैं कि अगर 2 धन पूर्णांकों को जोड़ना है तो हम लोग उनके जो मान होते हैं उन्हीं को आपस में जोड़ देते हैं, कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा जो नियम था उसमें 2 ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ना था, तो मैंने बताया कि उसके उन संख्याओं के चिन्हों को नजरअंदाज करते हैं और उनके मानों को जोड़ देते हैं। उसके बाद जोड़ने के बाद एक एग्जाम्पल लेकर हम बता देते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल, जो दूसरा नियम है, जैसे क्या है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांक है, -12 -13, ये 2 ऋणात्मक गुणांक हो गए। इनके आगे, इनके बीच में धन का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि दोनों को जोड़ना है। तो हम 13 और 12 को आपस में जोड़ लेते हैं। 13 और 12 25 होता है। और जो ये चिन्ह लगा है, ऋणात्मक चिन्ह लगा है, इसी में से एक चिन्ह को लाकर यहाँ पे लगाते हैं। यही हमारा इसका एडिशन हो गया, सम निकल गया। तो दूसरा नियम मेरा। और तीसरा नियम मैंने बताया था कि अभी कि अगर एक संख्या ऋणात्मक हो और दूसरी संख्या धनात्मक हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे -25 प्लस 10 ले लिया जाए, तो मैंने बताया था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, यानी 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 आएगा और चिन्ह वही लगता है जो कि बड़ी संख्या का करता है, तो यहाँ पे ऋण चिन्ह लग जाएगा। यही हमारा योगफल आ जाएगा। आगे हम लोग कुछ प्रगुण के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्णांकों के योग के प्रगुण जो है, पहला प्रगुण हमारा है समवरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी है समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण में हम लोग ये जानेंगे कि जब हम 2 पूर्णांकों को जोड़ते हैं, यह प्रगुण हमें ये बताता है कि अगर हम 2 पूर्णांकों को जोड़ें तो उसका जो योगफल होता है वो भी पूर्णांक आता है। अगर हम 2 पूर्णांकों को जोड़ें, जैसे 12 धन 13 को जोड़े हम, तो यहाँ पे 25 आया और यही योगफल हमारा हुआ। ये क्या है, ये भी एक पूर्णांक ही है। कोई भी ऐसे 2 पूर्णांक हम लोग ले सकते हैं। 32 - 36 अगर हम लोग ले लें तो दूसरे नियम के अनुसार बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 36 में से 32 घटाएंगे तो 4 आएगा और चिन्ह वही लगेगा जो कि बड़ी संख्या के आगे। तो यहाँ पे -4 आ गया और -4 एक पूर्णांक है। यानी कि समवरक प्रगुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग यही देखे कि अगर हम लोग 2 पूर्णांकों को जोड़ें, तो जो योगफल होता है वो भी हमारा एक पूर्णांक ही आता है। आगे हम लोग देखें तो आगे हमारा क्रम विनिमेय प्रगुण है। क्रम विनिमेय प्रगुण जिसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्रम विनिमेय गुण
मानता है कि दो पूर्णांकों का योग सदैव एक ही रहता है, चाहे उसे किसी भी तरह से हम लोग जोड़ें। जैसे क्या है, अगर एक छोटा सा फॉर्मेट ले जाते हैं, यानी a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी इसको किसी भी फॉर्मेट में करके हम जोड़ें, किसी भी संख्या को आगे करें या किसी भी संख्या को पीछे करें, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक संख्या दूसरी संख्या में जुड़ेगी तो उसका योगफल वही आएगा जो कि दूसरी संख्या में पहले जोड़ने पर आएगा। यानी कि अगर हमें 9 में 5 जोड़ना है या 5 में 9 जोड़ना है तो हमारा योगफल 9 × 14 आएगा, और यहाँ पे 5 और 9 14 ही आएगा। ये हमारा हुआ क्रम विनिमय। क्रम का मतलब होता है क्रम, विनिमय का मतलब इधर उधर आदान प्रदान करना, मतलब इधर उधर करना। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग क्रम को इधर उधर करके किसी भी संख्याओं को दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो इससे कोई भी हमें योगफल में कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलता है। आगे हमारा साहचर्य नियम है, आगे हमारा साहचर्य गुण है जिसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साहचर्य गुण में भी यही बताया गया है कि अगर हमने तीन संख्या अगर हम बोले a प्लस बी प्लस सी, तो अगर a में b जोड़े या दूसरी तरफ अगर हम लोग b में c जोड़े, यानी कि किसी भी तरह अगर तीन संख्याएं भी हैं और उन्हें हमें जोड़ना है तो उन्हें हम लोग किसी भी प्रकार से जोड़ेंगे तो उसका जो योगफल होगा वो समान ही आएगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम बोले 9 धन 5 धन 4, 9 और 5 को एक साथ हम ले लिए, 9 धन 5 धन 4, यहाँ पे हम लोग 5 और 4 को एक साथ ले लिए तो 9 5 14 हो गया धन 4। आप लोग अगर बोर्ड मास पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट में जितनी संख्याएं लिखी होती है उसको हम लोग जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ पे 9 धन 5 4 9 हो गया, 14 4 18 हो गया, बराबर ये भी 18। इससे हमें यह देखने को मिला कि अगर तीन संख्याएं हैं उन्हें हम लोग किसी भी फॉर्मेट में जोड़ें तो हमारे योगफल में कोई अंतर नहीं होता है, चाहे पहली संख्या के साथ दूसरी संख्या में या दूसरी संख्या के साथ तीसरी संख्या में, इससे हमारे योगफल में कोई भी अंतर नहीं आएगा। आगे हम लोगों को योगात्मक तत्समक का मतलब ये हुआ कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम लोग किसी संख्या के साथ जोड़ें तो हमारे योगफल में कोई अंतर नहीं हो। यही हमारे तत्समक का मतलब यही होता है कि ऐसी कोई संख्या जो किसी के साथ जुड़े तो उसका मूल मान है वो बदले नहीं। ऐसी सिर्फ एक ही संख्या है जो कि किसी भी संख्या के साथ जुड़ती है तो उसका जो मान होता है वो समान रहता है, और ऐसी संख्या 0 है, यानी शून्य ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसका मान, जो संख्या का मान होता है वह बदलता नहीं है, बल्कि उसका जो मूल मान होता है वही होता है। तो जैसे क्या है कि 9 धन 0 = 9 ही आएगा। इसके मतलब कि वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसकी वैल्यू जो होती है पहले वाली ही होती है, तो इसलिए हम लोग शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। आगे हमारा योगात्मक व्युत्क्रम है। तो योगात्मक व्युत्क्रम का मतलब होता है, योगात्मक का मतलब होता है जोड़, और व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि इनवर्स या उल्टा। यानी कि अगर हमारा 9 है और इसका कोई पूछ ले कि इसका योगात्मक व्युत्क्रम क्या होता है या इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो योगात्मक व्युत्क्रम करते समय जो ये धनात्मक संख्या है इसी के आगे हम लोग
ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी 9 का योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक व्युत्क्रम -9 हो गया। तो इस तरह से आज हम लोग इस क्लास में पूर्णांक के बारे में पढ़ा। पूर्णांक का योग के कुछ नियम थे, 3 नियम थे, उसको पढ़ा हमने। पूर्णांकों के योग के जो गुण थे, यानी कि पहले समग्र प्रगुण, क्रम विनिमेय, साहचर्य गुण, योगात्मक, तत्समक, योगात्मक व्युत्क्रम, इसका हमने अध्ययन किया। आज की वीडियो में बस इतना है। धन्यवाद।